ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अर्वाचीन हिंदी काव्य एक परिचय। ये कार्यक्रम BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र अर्वाचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मधु जैन। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम अर्वाचीन हिंदी काव्य एक परिचय। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। आज का हमारा यह व्याख्यान हिंदी काव्य के इतिहास के ऊपर है। अर्वाचीन हिंदी काव्य एक परिचय। यह व्याख्यान BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। आज के इस व्याख्यान का उद्देश्य है, इस व्याख्यान के पश्चात आप हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी काव्य के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर विभिन्न युगों में अंतर समझा पाएंगे। नंबर 2, विभिन्न कवियों की काव्य प्रवृत्तियों को समझा सकेंगे। आज की विषय वस्तु है आधुनिक हिंदी काव्य के इतिहास का परिचय, भारतेंदु युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावाद युगीन काव्य विषय से संबंधित प्रश्न। आधुनिक हिंदी काव्य का इतिहास। आधुनिक अर्थात 2 अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो मध्यकाल से भिन्नता, दूसरे आधुनिक नई जीवन दृष्टि, साहित्य के प्रति, चित्र के प्रति, नृत्य के प्रति, सभी चीज़ों के प्रति यह लौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक युग 20वीं सदी के प्रारंभ में या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, जबकि मंगल पांडे और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना होगा, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रही थी। अनेक राजनीतिक सामाजिक कारणों से गद्य का युग का सूत्रपात हुआ और खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। इस समय में प्रेस का आगमन आ चुका था और काव्य के स्थान पर गद्य का प्रयोग अधिक होने लगा। देश में नवजागरण की गतिविधियां अनेक रूप से सक्रिय होती गईं। कारण अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आधिपत्य, स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन की सुगबुगाहट, पश्चिम के साहित्य और विचारों के संपर्क के कारण। आधुनिक हिंदी काव्य को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। दूसरा युग आपका आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण द्विवेदी युग किया गया है। तीसरा है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोत्तरी कविता। भारतेंदु युगीन काव्य का प्रारंभ 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग कहलाता है। जड़ता, अज्ञान, पाखंड, अशिक्षा, दास्ता, सामाजिक अधःपतन के विरुद्ध भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नई चेतना और सक्रियता प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय भावना का उदय आधुनिक काल की अनन्य विशेषता है। आधुनिक युग में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं राजनीतिक जागरूकता को लेकर अनेक संगठन, संस्थाएं और समर्पित व्यक्ति सामने आ चुके थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई और आधुनिक भारत में नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय द्वारा रखा गया। उन्होंने समाज में मूर्ति पूजा को वाह आडंबर माना और अंधविश्वास, अशिक्षा को दूर करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का सहारा लिया। दूसरा है प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद रानाडे इसके स्थापक थे और उन्होंने जाति पाति का विरोध किया, अशिक्षा का दूर करने का प्रयास किया और स्त्री शिक्षा के ये पक्षधर थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई और आर्य समाज की स्थापना के लिए उन्होंने वेदों का सहारा लिया।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा हुई और रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद उनके योग्य शिष्य विवेकानंद ने उनके नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने भी देश में जितने भी धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति थे और उनका यह भी कहना था कि जब तक ये धनाढ्य व्यक्ति गरीब लोगों का उत्थान नहीं करेंगे या उनके लिए नहीं सोचेंगे तो उनका धनाढ्य होना बेकार है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मादाम ब्लावास्तु और ओलकार्ट द्वारा न्यूयॉर्क में हुई और यह भी भारतीय धार्मिक आंदोलन को लेकर के इसकी स्थापना की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में आकर अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा देश में जगह जगह जाकर धार्मिक उत्थान के ऊपर अपने भाषण दिए हैं। आधुनिक युग की काव्य धारा के विषय थे राष्ट्रीयता। चूंकि देश को आजाद कराने के बाद सभी लोगों के साथ साथ कवियों के मन में भी आने लगी थी, इसलिए इस समय के काव्य में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख रूप से यह राष्ट्रीयता की भावना इस समय की अनन्य विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता का यह अंश देखिए, जबकि उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने काव्य में यह बात कही है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। अंग्रेजों का उन्होंने विरोध किया है। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र की कविता आप देखिए, चहूँ जो साचहूँ निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक समान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इन्होंने भी देश के नवयुवकों में जागरण का संदेश फूका और देश के नवयुवकों को एकजुट होने का संदेश भी दिया है। सामाजिक चेतना भी, चूंकि हमारे देश में अज्ञान, अशिक्षा, पाखंड, धार्मिक कुरीतियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो इस सब से उत्थान करने का बीड़ा भी इस समय के कवियों ने उठाया। सामाजिक चेतना के रूप में आप देखिए, कवि कहते हैं, रोवऊँ सब मिली आवऊँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। कहाँ भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत संपन्न था, और कहाँ अकाल, दुर्भिक्ष, गरीबी, अशिक्षा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कह उठते हैं, रोवों सब मिली आवों भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। भक्ति भावना भी इस समय के कवियों के काव्य में देखने में मिलती है। साधो मनुवा अजब दीवाना, माया मोह जन्म के ठगिया, जिनके रूप लुभाना। प्रताप नारायण मिश्र के काव्य के अंश हैं। श्रृंगारिकता भी इस समय के कवियों के काव्य से नहीं गई थी, चूंकि रीति काल में सबसे अधिक श्रृंगारिक काव्य लिखा गया है। इस समय में भी वह प्रवृत्ति या उस तरह की कविताएं कहीं कहीं देखने मिल जाती हैं। आज लो ना मिले तो कहा हम, तो तुमरे सब भांति कहावे। प्रकृति चित्रण भी इस समय के कवियों की विशेषता है। प्रकाश पतंग सुचोटिन के, बिकसे अरविंद मलिंद सुझूम, लसे कटि मेखला के जगमोहन, कारी घटा घन घोरत घूम। हास्य व्यंग प्रधान कविताएं भी इस समय में भारतेंदु युगीन समय में लिखी गई हैं। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोह करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं शराब। लोग अंग्रेजों की देखा देखी खुद भी शराब पीने लगे थे और शराब पीकर अपने आप को आधुनिक भी समझने लगे थे। तभी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि यह शराब एक बार यदि किसी के मुंह में लग जाती है तो उससे जाति मान धन सब कुछ लुट जाता है। रीति निरूपण काव्य इस समय की परंपरा थी और नीति निरूपण के साथ साथ ही समस्या पूर्ति भी काव्य का एक लक्षण माना गया है। यह बयारी तबे बदलेगी, कछु पपीहा जब पूछ है पीव कहाँ। कविता को देखिए, चित चैत की चांदनी चाह रही, चर्चा चलबे की चलाइए न। काव्यानुवाद इस समय तक कुछ कवियों का ध्यान अंग्रेजी और संस्कृत के काव्य की ओर गया और उन्होंने काव्य का अनुवाद भी किया। लाला सीताराम बीए ने रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत का अनुवाद किया। तो श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का उजाड़ ग्राम से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नोल्ड के लाइट ऑफ एशिया के आधार पर बुद्ध चरित नामक प्रबंध काव्य लिखा। सत्यनारायण
कवि रत्नय भवभूति के 2 नाटक उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद किया और ये दोनों ही संस्कृत में लिखे गए नाटक हैं। इस युग के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने काव्य की सभी विधाओं के ऊपर लिखा है। नाटक हो, प्रहसन हो, गीतिनाट्य हो या कविता ही हो। बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध भी उस समय की तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों के ऊपर व्यंग्यपूर्ण निबंध लिखे गए हैं। जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, द्विवेदी युगीन काव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युगीन काव्य रखा गया है और उनका समय शुरू होता है 1950 से 1975 तक। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में अपना काव्य लिखा है और द्विवेदी जी की प्रेरणा से उस समय के कवि भी खड़ी बोली में कविता पाठ करने लगे थे या कविताओं को लिखने लगे थे। द्विवेदी जी के पहले अधिकतर ब्रज भाषा में कविता की जाती थी और अक्सर यह माना जाता था कि खड़ी बोली में कविता पाठ नहीं हो सकता है। द्विवेदी कालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं राष्ट्रीयता। चूंकि इस समय तक देश आजाद नहीं हुआ था, इसलिए इस समय के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीयता। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। शंकर सर्वस्व की यह कविता के अंश है जो यह कहते हैं कि देशभक्त वीरों, आपको मरने से नहीं डरना है और देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगानी होगी। सामान्य मानवता के ऊपर भी कविता लिखी गई है। सरगो नरक ठिकाना नाही में कल्लू अलहैद काव्य का विषय बना। सामान्य मानवता में जो पहले सिर्फ चारण या भाट थे, वो राजाओं की प्रशंसा या यशोगान किया करते थे, परंतु द्विवेदी युगीन समय में आकर कविता सामान्य व्यक्तियों के ऊपर भी लिखी जाने लगी। कल्लू अलहैद तभी तो काव्य का विषय बना। भैंस भवानी कै तब सेवा लागे करन पढ़वगा छुटी। भैंस भवानी की जब सेवा करने लगे तो पढ़ना लिखना सब छूट गया। विदेशी तक का रसिक व्यंग्य का विषय बना। अविद्यानंद के काव्य का अंश देखिए। छड़ी धार छैला छबीले बनो, रंगीले रसीले पबीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़िनी के वियोगी बनो। नीति और आदर्श। चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है और महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं भी नीति और आदर्श को लेकर के चलने वाले थे, इसलिए इस समय का काव्य नीति और आदर्श को लेकर के लिखा गया है। पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और रामचरित उपाध्याय प्रमुख हैं। नीति का एक दोहा देखिए। अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। रामचरित उपाध्याय। उन्होंने ये नीति का दोहा कहा है कि अति खल, खल यानी दुष्ट, दुष्ट की संगति में पड़ने से मान नहीं रह जाता है। इस समय में आदर्शवादी कविताएं भी लिखी गई हैं। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। प्रेम जीवन का सब कुछ है और प्रेम नहीं हो तो जीवन निस्सार है। प्रेम की महत्ता को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। जहाँ पर रीति काल में स्त्रियों के नक्श के सौंदर्य का वर्णन किया जाता था या श्रृंगार प्रधान कविताएं ही लिखी जाती थी, द्विवेदी युग में वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार हुआ है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यह उन्होंने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य का विषय कोई भी हो सकता है, चाहे चिट्ठी हो चाहे हाथी हो। वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। इस समय में प्रकृति को लेकर के, प्रकृति को आलंबन के रूप में देखा गया था और कहीं कहीं प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती,
कमलनी कुल पल्लव की प्रभा। हास्य व्यंग पूर्ण काव्य भी इस समय में लिखा गया, पर जैसा हास्य व्यंग पूर्ण काव्य भारतेंदु के समय में लिखा गया वैसा द्विवेदी युगीन समय में नहीं लिखा गया है। एक उदाहरण देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कल्लू अलहद को अपने काव्य का विषय बनाया है और कल्लू अलहद के माध्यम से विदेशीता का अंधानुकरण करने वाले युवकों का उन्होंने मजाक उड़ाया है। अचकुन पहिर बूट हम डाटा, बाबू बनेन डेरात डेरात, लागिन आवे जाए सभन माँ, कंठ फूट तब बना बतात। हास्य व्यंग प्रधान काव्य में बालमुकुंद गुप्त बहुत बड़े व्यंग्यकार थे और एक बार लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों को झूठा कहा था, तो इससे उन्होंने लॉर्ड कर्जन को, उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग का विषय बनाया है। हमसे सच की सुनो कहानी, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सब देश की चीज, उसकी तुमको कहाँ तमीज, औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना। और अंत में उन्होंने कहा है, मुँह जिसका हो सके न बंद, समझो उसे सच्चिदानंद। सभी काव्य रूपों का प्रयोग किया गया है, प्रबंध काव्य हो या मुक्तक काव्य द्विवेदी युग में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। भाषा परिवर्तन, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और छंद वैविध्य में रोला, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय आदि छंदों का प्रयोग उस समय की काव्य में प्रयुक्त किए गए हैं। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनकी कविता का अंश देखिए, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। पंडित श्रीधर पाठक, इस पर्वत की रम्य तट में मैं स्वच्छंद विचरता हूँ, परमेश्वर की दया देख के पशु हिंसा से डरता हूँ। पंडित नाथुराम शर्मा शंकर की कविता का अंश देखिए, शंकर नदी नद नदी सन के नीरन की भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को हिंदी का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक से उन्हें सम्मानित किया गया था। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जी न चुराओ जीवन रण से, समर सूरवत डटे रहो, ईश्वरी आदेश यही है, निर्बलता से हटे रहो। मैथिली शरण गुप्त स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्र कवि थे और उन्होंने प्रकृति के ऊपर अपनी एक कविता कही है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। राम नरेश त्रिपाठी, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रव नभ में छाए। विप्लव गान में उन्होंने ये कविता कही है और विप्लव गान की वजह से ही बालकृष्ण शर्मा नवीन साहित्य जगत में अमर हो गए हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ये भी राष्ट्रीय कवि थे और उनकी पुष्प की अभिलाषा जन जन को रटी हुई थी। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की अभिलाषा है कि वह देशभक्ति के लिए जो वीर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए जा रहे हैं, मुझे उनके ऊपर डाल दिया जाए। सिया रामशरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। यह क्या हुआ दीख पड़ती थी, तू तो काली काली, कहाँ छिपाए थी उस तप में यह अपूर्व उजियाली। कवि कहता है कि अंधेरा प्रकाश को लिए हुए होता है। छायावाद युगीन काव्य। छायावाद का नामकरण आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द छाया अर्थात छायाभास से निकला हुआ
बदलाया है। अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतंत्र लावण्य रखता है। छायावाद संस्कृत में मौती की जो एक आभा दिखाई देती है उसको उन्होंने छाया कहा है। छायावाद एक विशिष्ट जीवन दर्शन और शैली है। छायावाद कोरा पलायनवाद नहीं, छायावादी आशावादी भी हैं। कहा आगंतुक ने सा स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कामायनी में श्रद्धा मनु को आकर के समझा रही हैं कि निराशा जीवन का परिणाम नहीं है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। दुखवाद, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। पंत का यह मानना है कि दुख से ही कविता का जन्म होता है। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बसती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। प्रसाद की आंसू की एक कविता है। आशा का आह्लाद, देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर आज, पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। आशा में भी जिंदगी का आह्लाद देखते हैं। मानव गौरव और व्यक्तिवाद, इस समय में मानव की प्रतिष्ठा बढ़ चुकी थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, भिखारियों को देख करके, उनकी स्थितियों को देख करके उनके मन में विद्रोह की भावना जागती है और वो उन्हें उनके अंदर की शक्ति को जगाना चाहते हैं। ओ भिखमंगे अरे पराजित, ओ मजलूम अरे चिरदोहित, तू अखंड भंडार शक्ति का, जाग अरे निद्रा सम्मोहित। वो कहते हैं कि तुम नींद से जागो, तुम्हारे अंदर अखंड भंडार शक्ति का भरा हुआ है। स्वदेश प्रेम भी इस समय के काव्य की विशेषता थी। भस्मसात हो जाने दो ये प्रबल उमंगे जीवन की, अरे सुलगने दो बलिवेदी, चढ़ने दो बलि जीवन की। देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाया करती है। यह भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पददल शतदल, गर्ज तोर्मी सागर जल, धोता श्रुति चरण युगल, सब कर बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे। छायावादी कवि बंधन में ही मुक्ति को मानता है। वह कहता है, मेरी मधुर मुक्ति ही बंधन, गंधहीन से गंध युक्त बन। दूसरा उदाहरण देखिए, सखे मेरे बंधन मत खोल, सिद्धि का साधन ही है मूल। बंधन में ही वो मुक्ति को मानते हैं। प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण भी छायावादी कवियों में देखने मिलता है और प्रकृति का उन्होंने कहीं कहीं मानवीकरण भी किया है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान चितिज को मिलता एक सहारा। दूसरा उदाहरण देखिए, बीती विभावरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागिरी। आत्माभिव्यंजना भी छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है। निराला की कविता का अंश देखिए, धिक जीवन जो पाता, आया ही विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया शोध। भाषा अधिक अर्थव्यंजक इस समय में हो गई है और सूक्ष्मति सूक्ष्म भावों के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। अभिधा के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया गया है। पगली संभाल ले कैसे यह, छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, उठा अरे बेसुध चंचल। नए नए अलंकारों का प्रयोग इस समय की कविता का विषय था। जिस अंग्रेजी के प्रभाव से मानवीकरण आया, विशेषण विपर्यय, विरोध चमत्कार और ध्वन्यार्थ व्यंजना का प्रयोग इस समय में किया गया है। नई अभिव्यंजना पद्धति की ओर भी झुकाव दिखाई देता है। रूढ़ता को छोड़कर अलंकार, अलंकारों में मानवीकरण अलंकार, विशेषण विपर्यय आदि का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। छंद के क्षेत्र में भी नए छंदमय प्रसाद छंद, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। मूर्त वस्तुओं की अमूर्त से और अमूर्त वस्तुओं की मूर्त से उपमाएं देने की विशेषताएं भी इस समय की कविताओं में देखी जाने लगी थी। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद के झरना से
छायावाद की स्थापना होती है और आंसू से वह प्रतिष्ठित हो जाता है तथा कामायनी से वह विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विद्रोही प्रवृत्ति के कवि थे और उन्होंने काव्य में भी स्वतंत्र प्रवृत्तियों का प्रयोग किया है। इनके राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। शुरू में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब अपनी कविताएं प्रकाशित होने के लिए भेजी तो जिस जूही की कली कविता को संपादकों ने बेकार कविता कहकर लौटा दिया था, वही कविता उनके बाद की कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। महादेवी वर्मा, ये 4 कवि छायावाद के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी काव्य में नवीन विचारधारा और नई काव्यधारा को लेकर आए। भाषा के संबंध में पंत जी का यह मानना था, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है, यह विश्व की हृदयतंत्री के झनकार है, जिसके स्वर में वह अर्थात कवि अभिव्यक्ति पाता है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगम, पाया तूने वह गाना। कवि पक्षियों के सूर्योदय होने से पहले ही चहचहाने को बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से देखता हुआ कहता है कि इन्हें कैसे मालूम चल जाता है कि सूर्य की पहली किरण आने वाली है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख कवित्री हैं। रहस्यवादी कविताओं की प्रणेता होते हुए भी दुखवाद की प्रबल पोषिका हैं। विरह कातर करुणा का ही विशेष रूप से चित्रण किया गया है और महादेवी वर्मा को सुमित्रानंदन पंत ने आधुनिक युग की मीरा भी कहा है। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरिमा भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। उनकी दूसरी कविता का अंश देखिए और उनका यह मानना है कि बदली का इतिहास सिर्फ इतना ही होता है कि वो आसमान में उमड़ती है, घुमड़ती है और फिर बरस जाती है। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा मिटने में ही अस्तित्व को मानती हैं। इस समय के अन्य कवियों में है भगवती चरण वर्मा। इस दुख में पाओगे सुख की धुंधली एक निशानी, आहों के जलते शोलों में तुम्हें मिलेगा पानी। डॉक्टर रामकुंवर वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, गुरुभक्त सिंह भक्त, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा। भगवती चरण वर्मा का समय 1903 से 1980 तक का माना जाता है। उनके काव्य संग्रह हैं मधुकण, नूरजहां की कब्र पर, मानव, प्रेम संगीत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1905 से 1990 तक का समय डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। धूल हाय बनने ही को, खिला है फूल अनूप, वह विकास है मुरझा जाने का ही पहला रूप। काव्य संग्रह हैं चित्ररेखा, अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, निर्णय। रामधारी सिंह दिनकर भी राष्ट्रकवि हैं और 1907 से 1973 तक का उनका समय है। रामधारी सिंह दिनकर को सांसद भी बनाया गया था। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। इनके काव्य संग्रह हैं रेणुका, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, नीम के पत्ते, हुंकार, सामधेनी, धूप और धुआं, नील कुसुम, बापू, दिल्ली, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखे कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। सुभद्रा कुमारी चौहान से कौन परिचित नहीं होगा। उनकी झांसी की रानी बच्चे बच्चे को याद होगी। उनके काव्य संग्रह हैं झांसी की रानी, त्रिधारा, मुकुल और सभा का खेल। झांसी की रानी के लिए वो कहती हैं, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अभी आप भारतेंदु काल से परिचित हुए।
इसके बाद आप द्वितीय युग से परिचित हुए, छायावाद युग को भी आपने जाना। अब हम स्मृति संकेत की ओर चलते हैं। आधुनिक काल की सामान्य प्रवृत्तियां में सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए। नंबर 2, अनेक साहित्यिक वादों और आंदोलनों की हलचल इस समय में दिखाई देती है। राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख रूप से काव्य का विषय बनी। नारी के प्रति आदर भाव दिखाई देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुद्धिवाद की प्रधानता, वेदना की प्रधानता, सूक्ष्म सौंदर्य चेतना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, छायावादी युग कब से कब तक माना जाता है? नंबर 1, सन 1913 से 1936 तक, सन 1940 से 1946 तक, सन 1900 से 1936 तक। सही जवाब, सन 1913 से 1936 तक का समय छायावादी युग कहलाता है। छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताइए। बिल्कुल सही, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतेंदु युग की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, राष्ट्रीय काव्यधारा की विशेषताओं और प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। छायावाद के नामकरण एवं विकास क्रम स्पष्ट कीजिए। अभी तक आपने आधुनिक काव्य के इतिहास के भारतेंदु युग, द्वितीय युग और छायावाद युग के बारे में जाना। अब हम अगले व्याख्यान में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और साठोत्तरी कविता से परिचित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम अर्वाचीन हिंदी काव्य, एक परिचय। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर मधु जैन। उद्घोषिका थी अनुराधा गोस्वामी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये ध्वनि कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।